नमस्कार साथियों, सभी का प्राचीन इतिहास की इस क्लास में स्वागत है। सभी का प्राचीन इतिहास की क्लास में स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या बता दिया था? इंडो ग्रीक शासक के बारे में बता दिया था। भाई विदेशी आक्रमणकारी पढ़ रहे थे। हमने कहा कि मौर्य का लास्ट वंशज, मौर्यों का आखिरी शासक वृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र संघ जो बैठे थे, पुष्यमित्र संघ, वो देसी राजवंश था। देसी राजवंश, वो देसी राजवंश था। वो हमने पढ़ लिया डिटेल में। देसी राजवंश, पुष्यमित्र संघ, कण्व, सातवाहन, ये सब निपटा दिए थे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास में? विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमणकारी क्या पढ़ रहे थे भाई? विदेशी आक्रमणकारी। यहां तक बात क्लियर हो तो बताओ। विदेशी आक्रमणकारी पढ़ रहे थे। विदेशी आक्रमणकारी में हमको क्या क्या पढ़ना था? सबसे पहले इंडो ग्रीक। सबसे पहले हमको पढ़ना था भाई इंडो ग्रीक। इन्हीं को यूनानी कहा जाता है। यूनानी, इन्हीं को यूनानी कहते हैं, इन्हीं को यवन कहते हैं। इनके बारे में खूब डिटेल से इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। इससे पहले वाली क्लास में खूब डिटेल से पढ़ा था। साफ दिख रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर ले। हाँ भाई, जबरदस्त दिख रहा है। इंडो ग्रीक, यूनानी, यवन, इनके बारे में पढ़ लिया था। ड्रेमेटियस फर्स्ट संस्थापक थे, मतलब आए थे सबसे पहले। इंडो यूनानी शासक जो थे, ड्रेमेटियस फर्स्ट सबसे पहले आए थे। उसके बाद मिनांडर के बारे में पढ़ा। मिनांडर मतलब मिलिंद, मिलिंद के बारे में पढ़ लिया। आज किसके बारे में पढ़ना है? शकों के बारे में, शक शासक के बारे में, शकों के बारे में। इनको सीथियन भी कहते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों में क्या पढ़ने जा रहे हैं? शक शासक। विदेशी आक्रमणकारियों में शकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विदेशी आक्रमणकारियों में शक, इन्हीं को सीथियन, किसी किसी बुक में सीथियन भी कहते, कंफ्यूज ना हो। शक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह भी विदेशी आक्रमणकारी थे। ये कहां से आए थे? यह मध्य एशिया से आए थे। यह मध्य एशिया से, यह मध्य एशिया से, एशिया से भारत आए। इन्होंने ध्यान से सुनना, इन्होंने यूनानियों की शक्ति को नष्ट कर, यूनानियों की शक्ति को नष्ट कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने यूनानियों की शक्ति को नष्ट कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वो भी थोड़ा बहुत साम्राज्य विस्तार नहीं कहा, किया। बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किया। यूनानियों की तुलना में बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किसने किया? शकों ने। इन्होंने बहुत बड़े भूभाग पे साम्राज्य विस्तार किया। अभी देखेंगे इनकी 5 शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब क्या, ये भी समझाएंगे। शाखाएं मतलब क्या है? देखो, इन्होंने बड़े भूभाग पे, बड़े भूभाग पे, बड़े भूभाग पे शासन किया। यहां तक कोई बात गड़बड़ नहीं बताई, यहां तक एकदम सरल है। भारत में इनकी कुल 5 शाखाएं पाई जाती है। भारत में शकों की कुल 5 शाखाएं, मिस्टेक बड़ा हो जाता है, कुल 5 शाखाएं पाई जाती है।
कुल 5 शाखाएं पाई जाती हैं। शाखाओं से क्या तात्पर्य है, शाखाओं से क्या तात्पर्य है, समझना। हम अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखना, हम कहाँ रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, ठीक, जानते हो भारत में रहते हैं। कहीं पे गए, मान लो अफगानिस्तान में गए, वहां के शासक को हरा दिया और खुद वहां पे स्थापित हो गए। कौन? करण मिश्र वहां पे स्थापित हो गए। फिर जब हम स्थापित हो गए तो हमने अपने बुआ के लड़के से कहा कि हम वहां के राजा हैं, तुम भी आ जाओ। बुआ के लड़के से कहा, आ जाओ भाई तुम भी, अफगानिस्तान में हम शासक हैं, तुम भी आ जाओ, दोनों लोग मिलकर शासन किया जाएगा, कुछ भाग तुम्हारा कुछ भाग हमारा। देखना, एक शाखा हो गई हमारी, एक शाखा हो गई करण मिश्रा की, एक बुआ का लड़का मान लो राहुल, बुआ का लड़का, सच में हमारी बुआ के लड़के का नाम है राहुल, ठीक। बुआ का लड़का एक आ गया राहुल, ये हो गई हमारी 2 शाखाएं। फिर हमने भाई मामा के लड़के को क्या छोड़ देंगे क्या? मामा के लड़के से कहा तुम भी आ जाओ, हम अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं, हम करण मिश्रा अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं, कुछ 12 भाग तुम भी ले लेना, वहां पे शासन करना है। अब देखना, तीसरे आ गए कौन आ गए? मामा के लड़के क्या पीछे रह जाएंगे क्या? उन्होंने कहा बुआ को भेजा है, मामा को भी भेजो, है। मामा के लड़के आ गए, जब मामा के लड़के आ गए, ये मामा वाली तीसरी शाखा हो गई। अब हमारी मौसी ने सुना, कहा तुमने मामा के लड़के को बुला लिया, बुआ के लड़के को बुला लिया, मौसी के लड़के को नहीं बुलाओगे? मौसी के लड़के को बुला दिया, ये चौथी शाखा हो गई। इस प्रकार 5 शाखाएं हैं शकों की 5 शाखाएं हैं। जो पहले आया होगा वो एक शाखा, उनके मामा के लड़के आए, हैं तो सब एक ही मूल के, भाई अगर हम हैं, हमारे मामा मौसी, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, सब एक ही तो हैं। जिस जाति के हम हैं उसी जाति के वो हैं, एक ही हुए ना, बस शाखाएं बदल गई। इसी प्रकार 5 शाखाएं, शकों की 5 शाखाएं दिखती। शकों की हमें भारत में 5 शाखाएं दिखती, 5 पढ़नी नहीं, 3 पढ़नी, 5 देखनी, 5 शाखाएं मिलती है। देखना 5 शाखाओं में कौन कौन सी। एक अफगानिस्तान शाखा, दूसरी मालवा शाखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पढ़ाएंगे जरूर। मालवा शाखा लिखने में बड़ी मिस्टेक होने लगी, हाथ पैर चलने बंद हो रहे हैं। हाँ, मालवा शाखा ये होगी दूसरी शाखा, मालवा शाखा। तीसरी पंजाब शाखा, तीसरी हो गई पंजाब शाखा। चौथी हो गई महाराष्ट्र शाखा, और 5वीं मथुरा शाखा। आया समझ में? देखना कैसे, देखना ध्यान से। जो आया होगा पहले अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ने क्या शुरू कर दिया? अपना शासन। सेंट्रल एशिया से कहां आया? ध्यान से सुनना, सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया से आया सबसे पहले कहां? अफगानिस्तान में अपने शासन का व्यवस्थित ढंग से अपने प्रारूप बनाया अपने शासन का, वहां पे शासन करने लगा अफगानिस्तान में। बाद में मामा के लड़के को बोला, ये देखो मालवा में मामा के लड़के को बोला, हमने साम्राज्य विस्तार कर दिया मालवा तक, तुम भी आ जाओ। किससे? मामा के लड़के से। वो मालवा शाखा में वो आ गया। फिर महाराष्ट्र तक पहुंचा दिया हमने, तुम भी आ जाओ, मौसी का लड़का आ गया।
बुआ का लड़का आ गया। ऐसे इनकी 5 शाखाएं थी, शकों की 5 शाखाएं थी, जिसमें हमको महत्वपूर्ण 3 पढ़नी। पहली पंजाब, दूसरी महाराष्ट्र, तीसरी मालवा। मालवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो, इसी में तो है रुद्रदामन, इसी में तो शासक है रुद्रदामन। आ गया समझ में? 5 शाखाएं हैं। अफगानिस्तान शाखा 1, मालवा 2, तीसरी पंजाब, चौथी महाराष्ट्र, 5वीं मथुरा। मथुरा नहीं पढ़नी, 3 शाखाएं पढ़नी। अफगानिस्तान नहीं पढ़नी, बीच की 3 शाखाएं पढ़नी, पंजाब, महाराष्ट्र और मालवा। पंजाब, महाराष्ट्र और मालवा शाखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो कौन कौन सी पढ़ेंगे हम। पंजाब पढ़ेंगे, मालवा पढ़ेंगे, महाराष्ट्र पढ़ेंगे। ठीक, देखो मजा आएगा, मजा आएगा इनके बारे में पढ़ने में। देख लो, 5 शाखाएं हैं सबको। पहली पंजाब शाखा पढ़े। पंजाब शाखा हेडिंग डाल दी हमने, आप सब भी डाल लेना। पंजाब शाखा, पंजाब शाखा, पहली शाखा पंजाब शाखा। ये वर्तमान पाकिस्तान और कुछ क्षेत्र भारत का, उसमें ये पूरा विस्तृत था। यह वर्तमान पंजाब शाखा, या वर्तमान पाकिस्तान, या वर्तमान पाकिस्तान एवं भारत के कुछ क्षेत्र में विस्तृत थी। बात यहां तक एकदम सरल है, कोई बात नहीं, एकदम सरल है। इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक है एजीलेसिस। महत्वपूर्ण शासक है एजीलेसिस। इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक है एजीलेसिस राजा के सिक्कों पे देवी लक्ष्मी का अंकन दिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इसीलिए तो इस शाखा को पढ़ा है। एजीलेसिस राजा के सिक्कों पे देवी लक्ष्मी का अंकन दिखता है। बताओ भाई, है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट? किसके सिक्कों पे देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? किस शक शासक के सिक्कों पे देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? एजीलेसिस। किस शाखा का है? पंजाब शाखा का। अब दूसरी महाराष्ट्र शाखा, महाराष्ट्र शाखा। इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक है नहपान। इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक है नहपान। इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक है नहपान।
इस शाखा का सातवाहनों के साथ, सातवाहन पढ़ाए थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह याद कर। इस शाखा के शासक से, सातवाहनों के शासक से संघर्ष हुआ। इस शाखा के शासक से इस शाखा के शासक से सातवाहनों के शासकों से संघर्ष हुआ। हाँ, पहले चरण में शक जीते, दूसरे चरण में महापराक्रमी, सबसे तेजस्वी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इनको पराजित किया। पहले चरण में शकों ने सातवाहन को पराजित किया, लेकिन दूसरे चरण में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजा नहपान को पराजित किया। दूसरे चरण में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित किया। वाह भाई वाह, कितना अच्छा काम किया, नोट डाउन करो फटाफट। दूसरे चरण में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया किसको? शकों को। देखो देखते ही देखते तीसरी शाखा पे पहुंचे, देखते ही देखते तीसरी शाखा पे पहुंच गए हैं। 18 मिनट हो गए। देखते ही देखते तीसरी शाखा पे पहुंच गए। हेडिंग डाल लो, मालवा शाखा। मालवा शाखा, हाँ मालवा शाखा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों शाखाओं में मालवा शाखा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब देखो शकों में तीसरी शाखा मालवा शाखा। तीसरी शाखा कौन सी है? मालवा शाखा। भारत में शकों की महत्वपूर्ण शाखा मालवा शाखा थी। ठीक, इस शाखा का विस्तार गुजरात तथा मध्य प्रदेश तक हुआ। शकों में या मालवा शाखा
महत्वपूर्ण थी। इस शाखा ने महाराष्ट्र से गुजरात तक क्षेत्र विस्तार किया। यहां तक आया समझ में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी भी है, एमपी है। यहां तक आया समझ में? इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक था, पहले बताया हमने, रुद्रदामन। इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण शासक, देखो भाई विदेशी कहां तक चले हैं। इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन, इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामन। इसी ने जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इसी ने, पढ़ा है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी ने जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इसी ने जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। उत्कीर्ण का मतलब तो समझते हो ना, छेनी हथौड़ी से काट काट के कुछ लिखवाना बड़े पत्थर पे। इसी ने जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। रुद्रदामन की संस्कृत भाषा में काफी रुचि थी। उन्होंने पहला लंबा अभिलेख शुद्ध संस्कृत में जारी करवाया। रुद्रदामन की संस्कृत भाषा में रुचि थी। संस्कृत भाषा में बड़ी रुचि थी। उन्होंने पहला लंबा अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया था। इसके पहले सभी प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। इन्होंने, रुद्रदामन की संस्कृत भाषा में रुचि थी। किसने? रुद्रदामन ने पहला सबसे लंबा अभिलेख संस्कृत में उत्कीर्ण करवाया, जबकि इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। अशोक के अभिलेख हमने देखे प्राकृत भाषा में थे, लेकिन ये पहला लंबा अभिलेख जिसने रुद्रदामन ने उत्कीर्ण करवाया, सबसे लंबा अभिलेख संस्कृत भाषा में 57 से 58 BC में
57 से 58 BC के आसपास हम उज्जैन के राजा के बारे में सुनते हैं। देखना, ध्यान से सुनना। BC AD तो सबको आता ना समझ में। जीसस के जन्म से पहले का समय बिफोर क्राइस्ट, और जीसस के जन्म के बाद का समय एनो डोमिनी, बाद का समय। देखना, जीसस के जन्म से 57-58 साल पहले, मतलब 57-58 BC में, 57-58 BC में एक उज्जैन के राजा के बारे में हम सुनते हैं। एक उज्जैन के राजा के बारे में सुनते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। एक उज्जैन के राजा के बारे में सुनते हैं। क्या सुनते हैं? एक उज्जैन के राजा के बारे में सुनते हैं। ध्यान से सुनना, क्या सुनते हैं। इस समय देखो शक कितने शक्तिशाली हैं। मालवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तक फैले हुए। उज्जैन की बात कर रहे हैं, उज्जैन की, गंगा यमुना के दो आपका क्षेत्र। उज्जैन का एक राजा है, जीसस के जन्म से 57-58 साल पहले की घटना बता रहे हैं। इन्हीं जो बड़े प्रतापी है ना, जो बड़े प्रतापी शासक हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनको उसने हराया था। इनको इस उज्जैन के राजा ने हराया था। यही बात बताना चाह रहे हैं। जो प्रभावी ढंग से शकों के खिलाफ लड़े, प्रभावी ढंग से शकों के खिलाफ लड़े और अपने शासन काल में उन्हें बाहर धकेला। अपने शासन काल में उन्हें बाहर धकेला। उन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी। देखना, हाँ, उज्जैन के बारे में, उज्जैन के राजा के बारे में सुनते हैं। जीसस के जन्म से 57-58 साल पहले उज्जैन के राजा के बारे में सुनते हैं। इस राजा ने इस उज्जैन के राजा ने बड़े प्रभावी ढंग से शकों को हराया। बड़े प्रभावी ढंग से इनका सामना किया। शकों का बड़े प्रभावी ढंग से सामना किया और हराया और अपने शासन काल में उन्हें बाहर धकेला। अपने शासन काल में उन्हें बाहर धकेला, हराया। अपने शासन काल में उन्हें बाहर का रास्ता, बाहर धकेला। जिसने उन्हें बाहर धकेला ना, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसने शकों को, इतने प्रतापी शक थे, उनको बाहर धकेला, उस उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य, अपने आप को विक्रमादित्य बताया। अपने आप को, उन्होंने खुद को विक्रमादित्य कहा। और शकों पे उनके विजय के बाद कई लोग विक्रमादित्य की उपाधि लेने लगे। धकेला, इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विक्रमादित्य बताया। इस उज्जैन के राजा ने अपने आप को विक्रमादित्य बताया, अपने आप को विक्रमादित्य कहा। ये नाम विक्रमादित्य, जिसने शकों को हराया, जिसने प्रभावी ढंग से शकों को हराया, बड़ा प्रतापी, कौन? विक्रमादित्य। आगे चल के लोग विक्रमादित्य की उपाधि लेंगे,
अपने लिए विक्रमादित्य की उपाधि कि हम बड़े बलशाली हैं। जो बड़ा बलशाली होता था वो किसकी उपाधि ले लेता था? विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? शकों को बाहर धकेला, अपने आप को विक्रमादित्य कहा, और शकों पे इनकी विजय के बाद उन्हीं के नाम से विक्रम संवत माना जाता है। रफ कर दे फिर लिखो, बहुत हो गया, नोट डाउन कर लो। ध्यान से सुनना है, अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना थोड़ी देर। विक्रमादित्य ने शकों को हराया, बात ठीक है, विक्रमादित्य ने शकों को हराया। इनको हराने के बाद विक्रम संवत शुरू किया, विक्रम विजय के बाद विक्रम संवत शुरू किया। शकों पे विजय के बाद, शकों पे विजय के बाद किसने? विक्रमादित्य ने। शकों पे विजय के बाद विक्रमादित्य ने विक्रम संवत शुरू किया। विक्रम संवत शुरू किया, विक्रम संवत शुरू किया, विक्रम संवत शुरू किया या माना जाता है। ये विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई, ये विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। जो भी प्रतापी बनता था, जो भी रण में विजय हासिल करता था, जो भी रण में विजय हासिल करता था या जीत हासिल करता था, वो विक्रमादित्य की उपाधि ले लेता था। इस तरह इतिहास में 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस प्रकार 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इतिहास में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब खत्म भाई, सब खत्म। पार्थियन पढ़ ले, कुषाण पढ़ ले। पार्थियन और कुषाण विदेशियों में सब पढ़ लिया। पार्थियन देख ली, इस लेक्चर में पार्थियन देखें, दूसरे लेक्चर में डिटेल में कुषाण देखें। कुषाण क्योंकि लंबा पड़ेगा भाई। शक निपटा दिया, शकों को निपटा दिया हमने, शकों को निपटा दिया। अब पढ़ ले, हमने सबसे पहले इंडो ग्रीक देखा, फिर शक देखा, अब देखना है पार्थियन। इन्हें ही पहलव भी कहा जाता है। पार्थियन, इन्हें ही पहलव भी कहा जाता है, इन्हें ही पहलव भी कहा जाता है। या शकों के बाद आए, यह मूलतः ईरान से आए थे, यह मूलतः
पार्थियन मूलतः ईरान से आए थे। इनके सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडो फर्नेस थे। गोंडो फर्नेस, जिनके काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। बस छोटी सी बात है। सबसे लंबा पढ़ना है कुषाण, सबसे लंबा पड़ जाएगा कुषाण सबसे लंबा देखना है और डिटेल में पार्थियन। यह शकों के बाद में आए, ज्यादा खास इतिहास नहीं। शकों के बाद में यह मूलतः ईरान क्षेत्र से आए थे। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडो फर्नेस, इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था गोंडो फर्नेस था। इनके काल में ही, पार्थियन के काल में ही सेंट थॉमस ईसाई इन्हीं के काल में सेंट थॉमस ईसाई भारत में धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आए थे। अब हो गई भाई गजब की बात। जहां तक क्लियर है, सेंट थॉमस ईसाई इन्हीं के काल में आए थे। किसके काल में? पार्थियन के काल में सेंट थॉमस ईसाई भारत आए थे। पार्थियन में क्या याद रखना है? शकों के बाद ये आए। क्रम जब देखेंगे तो क्रम में देखेंगे ना। सबसे पहले इंडो ग्रीक में ड्रेमेटियस फर्स्ट, उसके बाद मिलिंद, और फिर देखेंगे क्या शक में 5 शाखा है। 5 शाखाओं में सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब, महाराष्ट्र और मालवा, तीनों पढ़ा दी। सबसे इंपॉर्टेंट उन शाखाओं में मालवा शाखा, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन है? सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन, जिसने सबसे लंबा संस्कृत में अभिलेख लिखवाया था। है यहां तक आया समझ में? जबरदस्त। अब देखो उसके बाद कौन आया? पार्थियन। ये शकों के बाद आए। ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था गोंडो फर्नेस। इन्हीं के शासन काल में, पार्थियन के ही काल में, सेंट थॉमस ईसाई भारत धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आया था। बात खत्म। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुषाण पढ़ाएंगे। कुषाण डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं कुषाण के सामंत हुआ करते थे गुप्त। फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्तों के सामंत हुआ करते थे वर्धन। फिर पढ़ेंगे वर्धन वंश। इसमें हर्षवर्धन सबसे प्रतापी। हर्षवर्धन पढ़ लेंगे, और हर्षवर्धन के बाद हर्षवर्धन पढ़ लिए, मतलब लास्ट में एकदम वर्धन वंश में एकदम लास्ट एंशिएंट हिस्ट्री में निकल गए। फिर दक्षिण भारत देख लेंगे। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की हिस्ट्री देख लेंगे। चोल चेर पांड्य संगम युग देख लेंगे। बस एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त। फिर मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट।
नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किस टॉपिक पे? कुषाण, याद रखना कुषाण, वहां रिपीट नहीं करेंगे पार्थियन, कुषाण डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। पार्थियन के बाद कुषाण आए, या वर्तमान मंगोलिया क्षेत्र, जो रूस और चाइना के बीच में मंगोलिया क्षेत्र है ना, वहां से आए थे। वर्तमान मंगोलिया क्षेत्र से भारत आए थे। भारत में आके खूब कूट काट दिए लोगों को, कूट काट के बढ़िया अपना शासन बिठाए। खूब डिटेल में पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, है ना, सबके बारे में पढ़ेंगे। जहां तक समझ लो, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।